हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेज पे। आज लूसेंट सीरीज के प्राचीन भारत के 7वें वीडियो को देखेंगे, जिसके अंतर्गत गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले 6 वीडियो को अपलोड कर दिया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले आप अगर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग यानी इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ था। उसके बाद कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? तो श्रीगुप्त था, जो 220 ईस्वी से लेकर 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक यानी 40 साल तक उनका शासनकाल रहा था। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसके बाद कहता है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, जो 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक रहा। उनका शासनकाल लगभग 40 साल रहा। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त वंश का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी से यानी घटोत्कच के बाद 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अब घटोत्कच के बाद जो चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर बैठे, तो वो लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए और गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में महाधीराज की उपाधि को धारण किया। यह जो उपाधि धारण किया जाता है, इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि उपाधि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त संवत 319 ईस्वी से 320 ईस्वी के बीच में शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी के अंतर्गत चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। यह 300 किया था, ध्यान रखिएगा। कब? यह जब 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, राजगद्दी पर बैठे थे। इस उपलक्ष्य में जो उन्होंने गुप्त संवत का आरंभ किया था। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यह समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासक, दक्षिणावर्त के मतलब दक्षिण भारत के 12 शासक, आर्यावर्त के 9 शासक मतलब उत्तर भारत के 9 शासक को इन्होंने पराजित किया, जीत लिया। इसी विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो अक्सर एग्जामों में हिट क्वेश्चन के रूप में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यह हिट क्वेश्चन के रूप में प्रचलित है, तो इसीलिए इसे याद कीजिएगा, याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इसने 12
क्योंकि 9 आर्यावर्त और 12 दक्षिणावर्त के शासक को पराजित किया था। लगभग पूरे भारतवर्ष को इन्होंने जीत लिया था। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। यह भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था, तो हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद परिस्थि की लेख की रचना की। तो आपसे एग्जामों में पूछा जाता है कि इलाहाबाद परिस्थि किससे संबंधित है, तो इलाहाबाद परिस्थि समुद्रगुप्त से संबंधित है। और किनके द्वारा यह लिखा गया, तो हरिसेन के द्वारा यह लिखा गया। उसके बाद कह रहा है कि समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक था। ये समुद्रगुप्त भगवान विष्णु के पूजा करते थे, यह विष्णु के उपासक थे। उसके बाद कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त अश्वमेघ कर्ता की उपाधि को धारण किया था। उसके बाद कह रहा है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान है कि उसके सिक्के पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। इतिहासकारों ने ऐसा इसलिए उन्होंने बताया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी है, क्योंकि उनके सिक्के पर समुद्रगुप्त का वीणा वादन, वीणा बजाते हुए चित्र का अंकन मिला है, जिसके कारण उन्होंने इतिहासकारों ने अनुमान लगाया कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी है। उसके बाद कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पहला कि समुद्रगुप्त अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी, दूसरा समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी और इसे कविराज भी कहा जाता है, तथा इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो वो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। यह हिट क्वेश्चन है, यह पूछा जाता है एग्जामों में कि चीनी यात्री फाहियान वह भारत कब आया, तो वह भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया। उसके बाद कह रहा है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के को चलाया। उसके बाद आगे कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त हुआ, जो 415 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक उनका शासन काल रहा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त या गोविंद गुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही की थी। उसके बाद कह रहा है कि कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ, जो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी यानी 12 साल तक इनका शासन काल रहा। ये ध्यान रखिएगा कि इनका शासन काल 12 साल तक रहा। यह आपको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि कुमार गुप्त के बाद उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ। उसके बाद कह रहा है कि स्कंद गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया।
गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सम्राट का सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। यह सौराष्ट्र जो गुजरात में है उसे वहाँ के गवर्नर के रूप में पर्णदत्त को स्कंदगुप्त ने नियुक्त किया था। उसके बाद कह रहा है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हुआ था। तो हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में शुरू हुआ था? तो हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासन काल में शुरू हुआ था। और अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ। अंतिम गुप्त शासक कौन हुआ? तो अंतिम गुप्त शासक जो है जो विष्णुगुप्त हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने गुप्त शासक के बारे में देखा। पहला गुप्त शासक श्रीगुप्त हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ? तो उसके बाद घटोत्कच हुआ, उसके बाद तीसरे नंबर का गुप्त वंश के शासक जो हुआ जो वह चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। उसके बाद समुद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त हुआ, कुमारगुप्त जिसे हम लोग गोविंद गुप्त भी कहते हैं। उसके बाद जो है जो स्कंदगुप्त हुआ, उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद अंतिम जो है जो विष्णुगुप्त हुआ। इतने सारे यह गुप्त वंश के शासक हुए। उसके बाद कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो होता है जो वह देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। तो प्रादेशिक इकाई देश होती थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी। दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति। पहली प्रादेशिक इकाई को देश कहते थे और दूसरी प्रादेशिक इकाई को भुक्ति कहते थे। और जिसके शासक को जो है जो उपरिक कहा जाता था, जिससे शासक को उपरिक कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि भूमि के नीचे एक मिनट थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। भूमि के नीचे विपय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके विषय, ये विपय नहीं है, विषय ही है। भूमि के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति होते थे। उसके बाद कह रहा है कि पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस अधिकारी के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। उसके बाद कह रहा है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। उसके बाद कह रहा है कि ग्राम सभा समूहों की छोटी इकाई को पेट
पेठ कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। उसके बाद भू राजस्व के बारे में बताया गया है कि भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। कब? गुप्त साम्राज्य में कुल उत्पादन का 1/4, यानी कुल उत्पादन 100 kg हो रहा है तो उसका 1/4, यानी कहने का मतलब हुआ कि 25 किलो वह भू राजस्व में देना पड़ता था, टैक्स के रूप में राजा के पास दरबार में जमा करना पड़ता था। यह से 1/6 भाग भी लिया जाता था, यानी 1/6 भाग हो गया कितना? 100 गुने 1/6 भाग, उतना जो मान निकला वो जो है, जो अनाज जो है, जो भू राजस्व के रूप में, लगान के रूप में राज दरबार में जमा करना पड़ता था। उसके बाद कह रहा है कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर, जैसे क्षेत्र, तो क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को, जो कृषि योग्य भूमि था उसे क्षेत्र कहा जाता था। कब? गुप्त साम्राज्य में। उसके बाद वास्तु, तो वास करने की भूमि, यानी निवास करने की, रहने की भूमि को वास्तु कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में कहा जाता था जो रहने योग्य भूमि हो, निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि चारागाह भूमि, जो पशु के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। जोतने योग्य मतलब नहीं होती थी, यानी उस पर खेती नहीं हो सकता था, वह बंजर था, तो ऐसी बंजर भूमि को गुप्त साम्राज्य में सील कहा जाता था। उसके बाद कहता अपरहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, जो जंगल के समान भूमि थी, जिस भूमि पर जंगल हुआ करता था उसे अपरहत कहा जाता था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं गुप्त साम्राज्य के मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर के बारे में। तो विष्णु मंदिर, यह तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? तो विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है शिव मंदिर, यह कहाँ है? भूमरा में है। भूमरा कहाँ? नगौदा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है पार्वती मंदिर, नैना कुठार, नऊना कुठार मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है दशा अवतार मंदिर, यह बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है और यह एग्जामों में पूछा जाता है कि दशा अवतार मंदिर कहाँ है। तो दशा अवतार मंदिर देवगढ़ जिला में ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? तो ललितपुर उत्तर प्रदेश, देवगढ़ में है। उसके बाद कह रहा है कि शिव मंदिर खो, नगौदा मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कह रहा है कि भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में है। यह मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है। उसके बाद कह रहा है कि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उज्जैन जो था, जो मध्य प्रदेश में,
वह जो है जो गुप्त काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्राचीन भारत में अगर कोई साम्राज्य जो है जो वह सबसे अधिक प्राचीन स्वर्ण मुद्रा जारी किया तो वह साम्राज्य है गुप्त साम्राज्य है, जो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं को जारी किया। उसके बाद कह रहा है कि इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। इनकी जो स्वर्ण मुद्रा है उसे अभिलेखों में दिनार कहा गया है। उसके बाद कह रहा है कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याग वल्लभ स्मृति में मिलता है। कायस्थ जो एक वर्तमान का एक वर्ण है, वह वर्ण जो है जो सबसे पहले याग वल्लभ स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि बिंद जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य के मांस को चढ़ाते थे। उसके बाद कह रहा है कि पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज के मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। उसके बाद क्या कहता है देख, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ उत्तर प्रदेश जिला का दशा अवतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर अवस्थित है। इससे पता चलता है कि गुप्त सम्राट जो है जो वह वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद कह रहा है कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान के केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा की संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। उसके बाद कह रहा है कि गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। गुफा संख्या 17 को चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। उसके बाद कह रहा है एक मिनट। उसके बाद कह रहा है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काट कर बनाया गया है। उसके बाद कह रहा है
कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। धन्वंतरी कहाँ थे? तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र, जो संस्कृत में भाषा में है, को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसमें 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लभ्य प्रनाश और चौथा अपरिच्छाकारित्व। उसके बाद कह रहा है कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है, आर्यभट्ट ने। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बारामीरी, उसका धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय यानी दरबारीय भाषा थी। उसके बाद गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपया का कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, उसके बाद कात्यायन, उसके बाद बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुआ था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई थी। उसके बाद कह रहा है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। त्रिमूर्ति की अवधारणा, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं, गुप्त काल के ही हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटक में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना मद्भागवत गीता है। उसके बाद कह रहा है कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।